Namaskar दोस्तों, आपका मेरा YouTube channel Mesvagadhai. Hello, my name is Ruslan, I'm from Russia and now I will watch video from India. The name of this video: Why does India flood so easily? Indian urban floods explained with solution by Abhi and New. Very interesting. Okay, let's start our video. दिल्ली शहर डूब रहा है। हिमाचल का हाल कुछ ऐसा है। यमुना नदी का पानी अब तक के ऑल टाइम हाई लेवल्स को भी क्रॉस करने वाला है। पिछले 40 सालों में दिल्ली को इस जुलाई में सबसे ज्यादा बारिश का सामना करना पड़ा। हजारों लोगों को रातों रात मूव किया जा रहा है। दिल्ली के साथ साथ हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई एरियाज में फ्लड्स आ रहे हैं। हर साल बारिश का मौसम आते ही भारत में कोई न कोई जगह ऐसे ही दिखती है। 2005 में मुंबई, 2015 में चेन्नई, 2020 में हैदराबाद, 2022 में बेंगलुरु। सेम स्टोरी बार बार रिपीट होती है और इससे भारत को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है। कैसे? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आज हम जानेंगे कि क्यों हमारे शहर बारिश को हैंडल ही नहीं कर सकते। और इस वीडियो में हम सिर्फ प्रॉब्लम्स पर ही नहीं, सॉल्यूशंस पर भी बात करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो का पॉइंट समझता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, फ्लडिंग इन नॉर्थ इंडिया। सबसे पहले समझते हैं कि भारत के नॉर्थ में फ्लड्स क्यों और कैसे हो रहे हैं। 9 तारीख को फ्लड्स की वजह से हिमाचल में 14 लैंडस्लाइड्स और रेड अलर्ट जारी हुआ। 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 250 से ज्यादा लोग बिछड़ गए। 700 से ज्यादा रोड्स ब्लॉक हो चुके हैं। उत्तराखंड में भी हाल कुछ ऐसा ही था। लैंडस्लाइड्स की वजह से 195 रोड्स ब्लॉक हुए। देहरादून में पानी लोगों के घरों में घुस गया और लोगों को उनके घरों से कुछ इस तरह रेस्क्यू करना पड़ा। पूरे उत्तर भारत में होने वाले इस डिजास्टर के लिए हाई रेन्स एक रीजन बताया जाता है, लेकिन क्या ये पूरा सच है? शॉर्ट टर्म में हाँ, रीजन यही है कि जोरों से बारिश हो रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में लैक ऑफ प्लानिंग इस तबाही के लिए ज्यादा जिम्मेदार लगती है। पहाड़ी एरियाज पर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट 3 तरह से होता है। बढ़ते टेम्परेचर्स की वजह से बारिश ज्यादा सीवियर और कम समय में होती है। पिघलते हुए ग्लेशियर्स नदियों का स्तर बढ़ाते हैं और नदियों के किनारे बिना सोचे होने वाली डेवलपमेंट आगे जाकर डिजास्टर बन जाती है। बिहार और आसाम की बात करें तो ऑलमोस्ट हर साल यहाँ फ्लड्स आते हैं, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखती। ये रिपोर्ट देखिए, यहाँ हमें साफ-साफ दिखता है कि 2001 से लेकर कंसिस्टेंटली हिमाचल में फ्लड्स आते हैं, लेकिन फिर भी अथॉरिटीज ने नदियों के किनारे पर होने वाले इन घरों पर कोई एक्शन नहीं ली। नेग्लिजेंस डिस्ट्रक्शन का मेन रीजन। चैप्टर 2, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अर्बन फ्लडिंग भारत का सबसे बड़ा रिकरिंग मैन मेड डिजास्टर है, जिससे भारत की इकोनॉमी को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है। लिटरली बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि भारत के क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स में से 50% से ज्यादा सिर्फ फ्लड्स की वजह से हैं। 1990 से 2017 तक फ्लड रिलेटेड डैमेजेस का नुकसान 54.63 बिलियन डॉलर्स था। केरला के 2018 फ्लड्स में 4.25 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ था। तमिलनाडु के 2015 फ्लड्स का नुकसान 50,000 से 1 लाख करोड़ था। ये 2015 का कॉस्टलीस्ट नेचुरल डिजास्टर था। हैदराबाद के 2020 फ्लड्स का नुकसान 670 करोड़ था। मुंबई में 2005 में 5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। लोगों के घर बह जाते हैं, बीमारियां फैलती है, प्रोडक्टिविटी लॉस होता है। यानी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमारी एनवायरनमेंट के साथ-साथ हमारी इकोनॉमी पर भी होता है। आपने नोटिस किया होगा, मॉनसून पैटर्न और भी हेवायर हो गए हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि फ्यूचर में रेन्स और इरेगुलर होंगी। व्हाट डज दिस मीन? महीने के कुछ ही दिन बारिश होगी और जब बारिश होगी तब बहुत ज्यादा बारिश होगी, और हम यही आज भी भारत के कई शहरों में देख रहे हैं। यानी मुंबई में 2005 में जैसे बारिश हुई थी, वैसे इंसिडेंसेस बढ़ने के चांसेस हैं। ये सच्चाई है और हमें इसे एक्सेप्ट करने की जरूरत है। लेकिन फ्लड्स होते ही क्यों? सी, अगर हमें फ्लड्स के इस प्रॉब्लम को लॉन्ग टर्म में सुलझाना है तो रूट कॉज समझनी ही होंगी। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्लडिंग इज नेचुरल। फ्लड्स कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ सदियों से फ्लड होती आई हैं और साथ में फर्टाइल सिल्ट लाती भी है। इसीलिए नदियों के किनारे इतने फर्टाइल होता है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है अनप्लान्ड डेवलपमेंट, जो इस फ्लडिंग का रीजन बन जाता है। ये है वियतनाम। भारत की तरह यहाँ भी बहुत बारिश होती है, लेकिन फिर भी अगर आप गूगल पर वियतनाम सर्च करेंगे तो आपको उनके शहर कुछ ऐसे दिखेंगे, क्योंकि उनके शहर वेल प्लान्ड है। सी, भारत को डेवलपमेंट की जरूरत है, लेकिन ये सारी डेवलपमेंट अगर सही प्लानिंग के साथ होगी तो ही सस्टेनेबल होगी। ये एक फैक्ट। बुरे प्लानिंग से शहरों को क्या फर्क पड़ता है? सारा शहर कंक्रीट से भर जाता है और नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम्स खत्म हो जाता है। ओवर पॉपुलेशन की वजह से नाले या नदी के किनारे पर स्लम्स बनते हैं।
और वो कचरा वहीं पर डंप करते हैं। कचरे से क्लॉगिंग और पोल्यूशन होता है और ये पानी हमारे समंदर में जाकर मिलता है। मुंबई के मीठी नदी के बैंक्स पर स्लम्स बने हुए हैं और ये स्लम्स अपना सारा कचरा नदी में फेंक देते हैं। Trash एज अ in the रिजल्ट नदी river. चोक हो जाती है और बारिश के समय इसी कचरे की वजह से नदी का लेवल बढ़ जाता है और लोगों के घरों में पानी आ जाता है। स्लम्स में जागरूकता की जरूरत है क्योंकि सफाई ना होने से सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें ही होता है। अगर इंदौर जैसे शहर खुद को प्रॉपर प्लानिंग की मदद से साफ कर सकते हैं तो ये सारे इंडियन शहरों के लिए पॉसिबल है। दूसरा रीजन है अब्यूजिव रिलेशनशिप। हम हमारी एनवायरनमेंट के साथ एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में हम हमें जो चाहिए वही करते हैं और शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए एनवायरनमेंट का लॉन्ग टर्म में नुकसान करते हैं, लेकिन इसका बिल हमें ही चुकाना पड़ता है, ये भूल जाता है। शहरों में पहले ओपन ग्राउंड्स होते थे, मिट्टी होती थी जो बारिश के पानी को सोख कर लेते थे, लेकिन कंक्रीट जंगल में इस पानी को अब्सॉर्ब करने के लिए कोई सरफेस ही नहीं होता और पानी वही रोड्स पर अक्यूमुलेट होता रहता है। ये वीडियो देखिए, इसमें आपको दिखेगा कि Bad कैसे प्लांट्स के situation. रूट्स सॉइल को पकड़े रखते हैं। ट्रीज के लीव्स और कैनोपी एक नेचुरल अम्ब्रेला जैसे काम करते हैं और कई रेन ड्रॉप्स अपने लीव्स में पकड़ के रखते हैं। ये रेन ड्रॉप्स बाद में इवेपोरेट हो जाते हैं और ग्राउंड तक नहीं पहुंचते। ट्रीज के एक्सटेंसिव रूट नेटवर्क की वजह से वो पानी एब्सॉर्ब करते हैं और उसे ग्राउंड तक पहुंचा देते हैं। ट्रीज का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। अगर एक एरिया में ट्रीज को पानी मिलता है, वो अपने हिस्से का पानी ले लेते हैं और अपने रूट से पानी को दूसरे पेड़ों तक पहुंचाते हैं ताकि उनके नीड्स फुलफिल हो। अब हमारे शहरों में हमने पेड़ काट दिए हैं और जो पेड़ बचे हैं उनके आसपास कंक्रीट डाल दिया है। कई बार रास्ते बनाते समय म्युनिसिपैलिटी पेड़ों के रूट्स कट कर देती है, जिसकी वजह से ट्रीज का बैलेंस चला जाता है और विंड्स की वजह से वो गिर जाते हैं। जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ 10 इंचेस प्रति घंटे बारिश का पानी एब्सॉर्ब होता है। ओपन ग्राउंड में सिर्फ 4 इंचेस एब्सॉर्ब हो पाते हैं। जब हैवी रेन्स होते हैं तब ओपन ग्राउंड्स में फ्लडिंग होता है और पानी के साथ सॉइल बह जाता है। पेड़ तो पोल्यूटेड ग्राउंड वाटर को भी क्लीन करते हैं। इतने सारे बेनिफिट्स होने के बावजूद हमारे सोसाइटीज में ना ओपन स्पेस होता है और ना कोई पेड़, सिर्फ कंक्रीट होता है और बारिश के सीजन में पानी। एक रिपोर्ट में लिखा था कि 30 सालों में मुंबई ने 42% ग्रीनरी खो दी है। तीसरा रीजन है श्रिंकिंग वाटर बॉडीज। बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहर अपने लेक्स के लिए जाने जाते थे, लेकिन इनका इम्पोर्टेंस हम भूल गए। ये लेक सिर्फ नेचुरल ब्यूटी के लिए नहीं, फ्लड मैनेजमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि ये रेन के एक्सेस वाटर के लिए एक स्टोरेज एरिया बन जाते थे। ये मैप देखिए, ये हैदराबाद के वाटर बॉडीज की कहानी बताता है। 1989 और 2001 के बीच हैदराबाद में 3,245 हेक्टेयर वाटर बॉडीज वैनिश हुए क्योंकि उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन किया गया। दिस एरिया इज 10 टाइम्स बिगर देन हुसैन सागर लेक। 1960s में बेंगलुरु में 262 लेक्स थे, लेकिन आज सिर्फ 10 लेक्स में पानी है। ये वीडियो देखिए। इसमें साफ दिखता है कि कैसे वाटर बॉडीज पर एंक्रोचमेंट हुई है और इससे फ्लड रिस्क ड्रामेटिकली बढ़ गया है। कई लेक्स में बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन वेस्ट फेंक देते हैं। Buildings, Milando Lake a lot of इतना buildings, polluted है a lot कि of उसमें roads. बार-बार आग लगती है एंड वन ऑफ द रीजंस इज कंस्ट्रक्शन वेस्ट। लेक्स नेचुरली एक दूसरे से कनेक्टेड Construction होते हैं, waste. लेकिन इन कनेक्शंस को भी तोड़ दिया जाता है और उन पर कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं। लेक्स को रिक्लेम करके उन पर कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं। ये बहुत शॉर्ट साइटेड मेंटालिटी है जिसकी वजह से हम हर साल हमारे शहरों में एक मैन मेड डिजास्टर देखते हैं। रीजन नंबर 4 है Man-made मैनग्रोव्स। ये disaster. वीडियो देखिए, इन्हें मैनग्रोव्स कहते हैं। ये दिखाता है कि कैसे मैनग्रोव्स कोस्ट को बचाते हैं। कई शहरों में मैनग्रोव्स या फिर वेटलैंड एरियाज होते हैं। वेटलैंड यानी एक ऐसा एरिया जहाँ पर पानी अक्यूमुलेटेड होता है, कुछ दलदल जैसे। ये एरियाज लगते ही वेस्ट ऑफ स्पेस है, लेकिन वेटलैंड्स फ्लड मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं और इस फ्लड के पानी को शहरों तक आने से रोकते हैं। मुंबई जैसे मेगा सिटी में 44 इयर्स में 71% वेटलैंड्स गायब हो चुके हैं। भारत 1/3 वेटलैंड्स एग्रीकल्चर या फिर अर्बनाइजेशन की वजह से खो चुका है। इन वेटलैंड्स में मिट्टी भर के बिल्डरों को सस्ते रेट में बेचा जाता है। हैवी रेनफॉल होने पर इन एरियाज में फ्लडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार ये वेटलैंड एरियाज लो लाइंग एरियाज होते हैं क्योंकि वो वाटर बॉडीज होते हैं और यहाँ पर पानी जल्दी भर जाता है। वेटलैंड्स और मैनग्रोव्स हमें फ्लड से बचा सकते हैं और इनका इंपॉर्टेंस लोगों तक पहुँचाना जरूरी है। चैप्टर 4 सॉल्यूशंस। जब फ्लड मैनेजमेंट की बात आती है तब रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट्स की होती है। फ्लड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर Solutions. बनाना, फ्लड्स का इम्पैक्ट कम करना और इसे फंड करना स्टेट गवर्नमेंट्स का काम है। लेकिन क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इन बातों पर फोकस है? बिल्कुल नहीं। चलिए कुछ सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। पहला सॉल्यूशन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। Rain आपने water. नोटिस किया होगा कि भारत में कुछ महीनों में बहुत ज्यादा बारिश होती है, फ्लड्स होते हैं,
लेकिन बाकी के समय पीने के लिए भी पानी नहीं होता। हमारे ये कंक्रीट के जंगल पानी को मिट्टी में अब्सॉर्ब होने ही नहीं देते और रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। रेन Solve वाटर this हार्वेस्टिंग यानी problem. बारिश के पानी को पकड़कर जमीन In के अंदर which मिट्टी में छोड़ने की टेक्निक। यहाँ ग्राउंड के नीचे रिचार्ज volume पिट्स बनाए जाते हैं। ग्राउंड में खुदाई करके एक पाइप लगाया जाता है जिससे पानी जमीन के अंदर चला जाए और यही पानी हम बाद में यूज कर सकते हैं। इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है और पानी रोड पर भी नहीं आता। शुभजीत सर, जिनके साथ हम आम के पेड़ लगा रहे हैं, वो खुद रेन वाटर मांगा। हार्वेस्टिंग के प्रोजेक्ट्स लीड करते हैं। प्रोसेस सिंपल है, आपको एक पिट या फिर एक गड्ढा डिग करना पड़ेगा जहाँ पर पानी कलेक्ट हो पाए। फिर उस पिट में स्टोन्स भरने पड़ेंगे ताकि पानी मच्छरों को अट्रैक्ट ना करे। फिर पाइप से इस गड्ढे को रूफटॉप से कनेक्ट करना होगा ताकि पानी रूफटॉप से सीधा इस गड्ढे में जाए। इस तरह से पिट में जो पानी कलेक्ट होगा वो धीरे धीरे ग्राउंड में अब्सॉर्ब होगा। शुभजीत सर कहते हैं कि उन्होंने लो लाइंग एरियाज में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए और उन सोसाइटीज ने फ्लडिंग रोक दिया जो उनके लिए काफी बेनिफिशियल था। लातूर में महादेव Oh. कुमारे जी फार्मर्स की मदद करते हैं। उन्होंने भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट से लातूर के वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व किया और लातूर सिटी में अर्बन फ्लडिंग की समस्या सॉल्व की। दूसरा सोल्यूशन है रेन गार्डन्स। न्यूयॉर्क भी भारत के शहरों की तरह ही एक बिजी शहर है और ओवर पॉपुलेशन का प्रॉब्लम वहाँ पर भी है, लेकिन क्राउड के साथ साथ वहाँ पर गार्डन्स भी है। हर न्यूयॉर्कर एक गार्डन से बस 10 मिनट की दूरी पर रहता है। न्यूयॉर्क में 2021 में एक साइक्लोन की वजह से फ्लड्स आए थे और उसके बाद अथॉरिटीज ने डिसाइड किया कि वो हर एरिया में ऐसे छोटे छोटे गार्डन्स बनाएंगे जो पानी को सोक कर सके। न्यूयॉर्क में 2300 ऐसे गार्डन्स बनाए जा रहे हैं। ये गार्डन्स रेगुलर रोड लेवल से थोड़े लो लेवल पर बनते हैं ताकि पानी उसमें फ्लो हो सके और ये पानी फिल्टर होके ग्राउंड वाटर बन जाए। इससे पानी रोड्स पर नहीं ग्राउंड में filtered. जाएगा और ग्राउंड वाटर बन के साल भर हमें बेनिफिट्स देता रहेगा। इन्हें रेन गार्डन्स कहते हैं। रेन गार्डन एक टिपिकल गार्डन के मुकाबले 30% ज्यादा पानी अब्सॉर्ब करता है और इन्हें कहीं पर भी बनाया जा सकता है। फ्लाईओवर्स के नीचे, बिल्डिंग के पास, कहीं पर भी जहाँ पर पानी डाइवर्ट हो सके। a lot of अगर आपकी अथॉरिटी या greens, फिर आपकी हाउसिंग rain सोसाइटी ऐसे कोई garden. प्रोजेक्ट्स लेना चाहती है Yes. तो फिर रिसोर्सेस आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यानी रिसोर्सेस की कमी नहीं है, बस इरादा होना चाहिए। चाइना में स्पॉन सिटी का कॉन्सेप्ट पॉपुलर हुआ है। स्पॉन Sponge सिटीज में city. अथॉरिटीज पेवमेंट्स में जितना हो सके उतना ओपन लैंड रखते हैं और पेड़ लगाते हैं। बीजिंग में 2012 में फ्लड्स हुए। उसके बाद गवर्नमेंट ने अर्बन फ्लडिंग के प्रॉब्लम को सीरियसली लेना शुरू किया। चाइना के टियानजिन रीजन में पार्क्स बने हैं जो पानी को कैप्चर करते हैं ताकि फ्लडिंग कम हो सके। सिंगापुर में बिशान एंग मोक्यो पार्क है जो स्पेसिफिकली एक कनाल के अराउंड बनाया गया था। पहले ये एरिया एक कनाल था जिसके आसपास कंक्रीट था। वो कंक्रीट तोड़ा गया और उसके आसपास के एरिया को एक ग्रीन एरिया बनाया गया। वहाँ वॉकवेज बनाए गए, पार्क्स बनाए गए ताकि लोग उस एरिया में रिलैक्सेशन के लिए जा सके। उस कनाल को नेचुरल रिवर पर मॉडल किया गया। सिंगापुर के अथॉरिटीज को जब ये कनाल रिपेयर करना था तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस कनाल को एक्सपांड करके एक पार्क जैसा बनाया जाए ताकि अर्बन फ्लडिंग के लिए कोई प्रोविजन हो। स्टडीज करने के बाद पता चला कि उस कनाल को रिपेयर करने से बेहतर होगा कि उस कनाल को एक नदी में कन्वर्ट किया जाए। कनाल को रिपेयर करने का खर्चा कुछ $94 मिलियन था और नदी के साथ साथ पार्क बनाने का खर्चा $50 मिलियन। तो उन्होंने वही किया। अब अगर यहाँ पर फ्यूचर में कभी फ्लड्स आते हैं तो पार्क ये पानी अब्सॉर्ब करेगा, यानी इतने सारे पेड़ इस पानी को शहर में आने से रोकेंगे और Very लोगों की जान बचाएंगे। बैंकॉक की एक Hard यूनिवर्सिटी एशियाज engineering लार्जेस्ट अर्बन रूफटॉप फार्म के नाम से फेमस है। 22,000 स्क्वायर किलोमीटर की Question. तामासाट यूनिवर्सिटी क्लाइमेट Oh. चेंज का सामना मॉडर्न आर्किटेक्चरल सॉल्यूशन से कर रही है। बिल्डिंग्स को एक इंटरेस्टिंग वे में डिजाइन करके ये यूनिवर्सिटी इंश्योर कर रही है कि वो सारा रेनफॉल अपने लेवल पर interesting कैप्चर कर पाए। बैंकॉक का ही architecture. एक दूसरा एग्जाम्पल है जहाँ पर चुलालोंगकोर्न यूनिवर्सिटी ने अपने ओपन स्पेस को सेंट्रल पार्क जैसा एक ओएसिस बनाया है, वो भी ठीक बैंकॉक के बीचों बीच। ये पार्क स्पेशली डिजाइन किया है ताकि जब फ्लड आए तो ये ज्यादा पानी पकड़ सके। इस डिजाइन को आप देखेंगे तो ये नोटिस करेंगे कि ये रेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं। ये रेस्ड प्लेटफॉर्म्स अपने लेवल पर पानी सोक करते हैं और लोगों को रिलैक्स करने के लिए ज्यादा स्पेस भी देते हैं। ये सारे ग्रीन रूफ्स और पार्क्स पेड़ों की जड़ों की तरह पानी को अब्सॉर्ब करते हैं और जो पानी अब्सॉर्ब नहीं होता उसे कलेक्ट किया जाता है ताकि वो ग्राउंड में बाद में अब्सॉर्ब हो। जितना पानी ये पार्क बचाता है उतना पानी इस पार्क को 20 दिनों के लिए सस्टेन कर सकता है। चैप्टर 5 कंक्लूजन। सी, भारत के बारे में बोला जाए तो हम भी ये सारे सॉल्यूशंस अपना सकते हैं। हमारे पास भी कई इनोवेटिव माइंड्स हैं, फिर भी
हम मीडियोक्रिटी का पाथ चुनते हैं और हमारे शहरों को बुरे डिसीजंस के पैरों तले दबा देते हैं। ग्रीन रूफ्स, ग्रीन गार्डन्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये Green सारे roofs. टिप्स एंड ट्रिक्स अफोर्डेबल हो सकते हैं और ये लॉन्ग टर्म तक रिजल्ट्स देते हैं। इन्हें अपनाना नेचुरल होना चाहिए। अगर कोई भी म्युनिसिपैलिटी ऑफिशियल इस वीडियो को देख रहा है तो मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने शहरों को इस मैन मेड डिजास्टर से बचाइए। और अगर आप एक आम इंसान हैं तो इस वीडियो में बताए हुए सॉल्यूशंस अथॉरिटीज तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। चलिए सॉल्यूशन का हिस्सा बनते हैं। हमारे देश को 1% ही क्यों ना हो बेहतर बनाता है और यही इम्पोर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क। Thank you for this video, for this information. Very sad views, very sad videos how nature, weather crashed a lot of buildings, a lot of lives, a lot of house. How people live after that, I don't know, I don't understand. In Russia, in my region, is Chuvash Republic, we don't have floods. Our weather is neutral. Not a lot of rains, not a lot of sun, not a lot of hot, not a lot of cold. Because of that, I don't understand how people living in these regions where big water, big rains crashed his houses, his lives. Very sad. When I look to that, when I watch that, I feel very bad feelings. These guys say that because of bad planning, because builders, government, they don't think about future and build roads, build buildings, and nature say stop do that, because if you don't have good planning, a lot of people's feeling bad. Some people's died, some people's crashed his house. It's very bad. And they say about green roofs. I don't understand how green roof help to this, but they say it's like it's good for ground. I hear about that in India, weather it's not neutral, but in Russia, there in our region, weather are neutral. We don't have floods and other bad weather. Okay, this is my reaction on this very hard and important video. Thanks for watching this video with me. See you later on my channel. Bye bye.